हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 क्वेश्चनों के जीके की सीरीज, जो लेखपाल स्पेशल सीरीज है। और इस 50 क्वेश्चनों की सीरीज में आपके 500 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद यदि यार वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना डिसलाइक करके चले जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो किस सिख गुरु को दिया था जहांगीर ने मृत्यु दंड? तो अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। अब सिख धर्म से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो नंबर 1 कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। गुरु नानक ने इसकी स्थापना की और गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इसके बाद में गुरु नानक के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो अनुयायियों को कहा जाता था सिख। जो भी गुरु नानक के अनुयायी थे उन्हें सिख कहा जाता था। इसके बाद में यदि यार बात करें कि गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो गुरु नानक समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर और हुमायूं के। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु। अब बात करें गुरु नानक ने और क्या किया। गुरु नानक ने किया लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना कराई गुरु नानक ने। यदि यार बात करें कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी, करतारपुर में हो गई थी। 1539 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। और बात करें कि गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु कौन बने, तो गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु बने थे गुरु अंगद। गुरु अंगद बने थे सिखों के दूसरे गुरु, गुरु नानक के बाद। और बात करें यदि अगर कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। किसने किया? गुरु अंगद ने किया था। अगला और क्या पूछा जा सकता है इससे कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? यदि यार बात करें तो सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास। कौन थे? अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। इसके बाद में और बात करते हैं कि गुरु अमरदास ने क्या किया। तो गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की स्थापना किसने की? गुरु अमरदास ने की थी। और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। एक महंत की नियुक्ति की थी गुरु अमरदास ने। अब बात करें यदि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे ये पांचवें गुरु जिन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। और गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर के 1605 तक गुरु के रूप में रहे, सिखों के पांचवें गुरु के रूप में रहे। और सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन। इसके बाद में यदि यार बात करें और कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर थे, जिनको औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मरवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मरवा दिया था। अब बात करें यदि सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तो सिख धर्म से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन सिख धर्म से आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। वीडियो को आप 2 से 3 बार यदि आपने रिवीजन करके देख लिया, आपका कभी गलत नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। मिनिमम 500 क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। अब बात करें कि पूना पैक्ट समझौता जब हुआ तो कब हुआ, तो ये हुआ था 24 सितंबर को 1932। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट समझौता। इसमें क्या हुआ
कि जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के में प्रारंभ में राज्यों में कितने 71 स्थान निश्चित किए गए, 71 स्थान सुरक्षित कर दिए गए, जो वर्तमान में अब कितने हो गए, 148 स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। वर्तमान में 148 स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे वंदे मातरम के संपादक। अब इसके बाद में बात करते हैं कि वंदे इसकी रचना किसने की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। तो अब कब की रचना, तो इसकी रचना की थी इन्होंने 1874 में की थी, सितंबर अक्टूबर माह में। सितंबर अक्टूबर माह में 1874 में वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यदि यार बात करें कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया। जब कोलकाता अधिवेशन में 1896 में इसे गाया गया, तब उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिए अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। पूछा जाता है रहीमतुल्लाह सयानी थे, कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी थे। भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन जो होता है, याद रखिए भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन वंदे मातरम से होता है। किससे होता है, वंदे मातरम से समापन होता है। इसके बाद में यदि यार बात करें कि वंदे मातरम की जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचना की, तो किस उपन्यास में की थी, तो इन्होंने आनंद मठ में की थी। आनंद मठ में उपन्यास में इन्होंने रचना की थी। राष्ट्र गीत के रूप में इसे कब स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इतने क्वेश्चन वंदे मातरम से पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी, तो किसने की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। संविधान में इसे मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, बात करें यदि यार, तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यदि यार बात करें कि ये मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कहाँ पर जोड़ा गया, तो एक नया भाग बनाया गया जब इन्हें जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन में भाग बनाया गया 4 का बनाया गया, जिसमें एक नया अनुच्छेद बनाया गया 51 का में इन्हें रखा गया। 4 का के अनुच्छेद 51 का में इन्हें रखा गया। यदि यार बात करें कि मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से इन्हें लिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है, नायलॉन। नायलॉन सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है निम्नलिखित में से। अब बात करते हैं नायलॉन। तो नायलॉन शब्द बना कैसे, तो नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के एनवाई, क्या न्यूयॉर्क शहर के एनवाई और लंदन शहर के LON से मिल के बना है नायलॉन। ठीक, आप इसे याद रखिए, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब बात करें यदि अगर, तो नायलॉन क्या है, तो नायलॉन जो है तो पॉलीएमाइड रेशा है। नायलॉन एक क्या है, पॉलीएमाइड रेशा, एमाइड रेशा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पॉलीएमाइड रेशा जो मतलब एक एमाइड होता है। अब बात करें यदि यार नायलॉन की, तो नायलॉन जो है तो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। नायलॉन क्या है, पहला रेशा था, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया। अब यदि यार बात करें नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम कब हुआ था, तो नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था 1935 में, और व्यापारिक रूप से इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1939 में व्यापारिक रूप में इसका प्रयोग किया गया था। और 1939 में व्यापारिक रूप में इसे जब प्रयोग किया गया, तो इससे सबसे पहले क्या बनाया गया था, महिलाओं के लिए जुराबे बनाए गए थे, महिलाओं के लिए जुराबे बनाए गए थे सर्वप्रथम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए, दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, तो दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि स्थल किसका है, तो शांतिवन समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू का। किसका, जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन
वन समाधि स्थल। यदि यार अन्य बात करें और भी समाधि स्थल जो हैं, तो यदि यार बात करें राजघाट, तो राजघाट किसका है, तो राजघाट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल, याद रखिए आप। और भी बात करें यदि अगर, तो मैं जो बोल रहा हूँ केवल आप उन्हें सुनते जाइए, आपके तैयार होते जाएंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका पूरे कंप्लीट हो जाएगा। बात करें यदि यार विजय घाट की, तो विजय घाट किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का है, लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। यदि यार बात करें शक्ति घाट, तो शक्ति घाट है इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का है शक्ति घाट। यदि यार बात करें किसान घाट किसका है, तो किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का, याद रखिए चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। यदि यार बात करें अभय घाट किसका है, तो अभय घाट है मोरारजी देसाई का, याद रखिए मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, अभय घाट कहा जाता है। यदि यार बात करें हम कि वीर भूमि किसका है, तो वीर भूमि है राजीव गांधी का, राजीव गांधी का वीर भूमि समाधि स्थल। यदि यार बात करें कि समता स्थल किसका है, तो समता स्थल है जगजीवन राम का, जगजीवन राम का है समाधि स्थल, मतलब समता समता स्थल। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दी है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था, तो भारत का भ्रमण इन्होंने किया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। कब, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। अब यदि यार इसके बारे में देखें, गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो गुप्त वंश जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, तो ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। सबसे पहली बात तो ये क्या है कि ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। और गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या था, गुप्त वंश का संस्थापक था। यदि यार बात करें और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ। यदि यार बात करें कि गुप्त काल में युद्ध का देवता किसे कहा जाता था, तो गुप्त। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताता चलता हूँ जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समुद्र जो गुप्त काल में युद्ध का देवता माना जाता था, तो कार्तिकेय को, किसे माना जाता था, कार्तिकेय को माना जाता था। और यदि यार बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। किसने कराई, कुमारगुप्त ने कराई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। तो कितने, 1 महीने में, कितने में, 1 महीने में होना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि यार 1 माह की समाप्ति हो जाती है तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ। तो शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ तो कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम लागू हुआ था। अब शून्य आधारित बजट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेते हैं किस तरीके से, कि शून्य आधारित बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया किसके द्वारा गया था, तो पीटर पायर के द्वारा। किसके द्वारा, पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। आप इसे याद रखिए, किसके द्वारा शून्य आधारित बजट शब्द दिया गया, पीटर पायर के द्वारा। और शून्य आधारित बजट कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो शून्य आधारित बजट बिल्कुल शून्य से प्रारंभ किया जाता है। कहाँ से, शून्य से प्रारंभ किया जाता है। और शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अमेरिका ने प्रयोग किया, तो कब किया था, तो ये किया था 1962 में। 1962 में अमेरिका ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया था। और जब अमेरिका में ने शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जिम्मी कार्टर। कौन थे, जिम्मी कार्टर थे वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिम्मी कार्टर। यदि यार बात करें कि ये भारत में जब लागू हुआ, तब भारत में कब लागू हुआ, तो भारत में लागू हुआ 1985 में। शून्य आधारित बजट भारत में कब लागू हुआ, 1985 में लागू हुआ। जब 1985 में भारत में लागू हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे। 1985 में जब शून्य आधारित बजट भारत में लागू हुआ तो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी। अब बात करें यदि अगर कि राष्ट्रपति कौन थे, 1985 में जब शून्य आधारित बजट भारत में लागू हुआ तो राष्ट्रपति थे हमारे जैल सिंह। कौन थे, जैल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए कि संसार में
चाय का मुख्य उत्पादक देश है। तो संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा? भारत है। कौन है? भारत है चाय में मुख्य उत्पादक देश। अब यदि यार बात करें कि चाय से संबंधित उत्पादन के बारे में, तो भारत पूरे विश्व का 30% चाय का उत्पादन करता है। पूरे विश्व का 30% उत्पादन का कौन करता है? भारत करता है 30% चाय का उत्पादन। इसके बाद में और किसका स्थान है? तो भारत के बाद में चीन का स्थान है। फिर इसके बाद में किसका स्थान है? तो श्रीलंका का स्थान है। और इसके बाद में केन्या का स्थान है। प्रथम नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे श्रीलंका है, चौथे नंबर पे केन्या है। बात करें कि चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? चाय सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है श्रीलंका। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। श्रीलंका सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाय का। और भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे चाय उत्पादित की जाती है भारत में? तो याद रखिए आप, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हो गया, ब्रह्मपुत्र घाटी हो गया और असम हो गया। इसके बाद में दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी हो गया, नीलगिरी पहाड़ी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिए? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। अब यदि यार बात करें कि ये चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस, और इससे संबंधित विज्ञान के जनक देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो अरस्तु। बात करें यदि यार जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान के भी कौन माने जाते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के अरस्तु, जंतु विज्ञान के अरस्तु। यदि यार बात करें कि वनस्पति विज्ञान के कौन जनक माने जाते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। याद रखिए आप, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि यार बात करें कि भौतिक विज्ञान के किसे कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है न्यूटन को। यदि यार बात करें रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। लेवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक, लेवोजियर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोरोना किस देश की करेंसी है? तो कोरोना किस देश की करेंसी है? तो कोरोना करेंसी है स्वीडन की। स्वीडन की करेंसी है कोरोना। अब यदि यार बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं करेंसी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी कौन कौन सी पूछी जाती हैं आप याद रखेंगे। मैं एक एक करके बताता चलता हूं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनाडा की क्या है? तो कनाडा की है डॉलर। कनाडा की करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? डॉलर है। यदि यार बात करूं मैं क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो क्यूबा की मुद्रा है पीसो। याद रखिए आप, क्यूबा की क्या है? पीसो है। यदि यार मैं बात करूं मोरक्को की, मोरक्को की क्या है? दिरहम। मोरक्को की क्या है? दिरहम। यदि यार बात करें जॉर्डन की, तो जॉर्डन की क्या है? तो जॉर्डन की है दीनार। जॉर्डन की मुद्रा क्या है? दीनार है। यदि यार मैं बात करूं हांगकांग, हांगकांग की मुद्रा क्या है? डॉलर। हांगकांग की मुद्रा है डॉलर। बात करें यदि यार फिलीपींस की, तो फिलीपींस की क्या है? पीसो। पीसो फिलीपींस की मुद्रा। यदि यार बात करें सीरिया की मुद्रा क्या है? तो सीरिया की मुद्रा है पाउंड। पाउंड सीरिया की मुद्रा। बात करें यदि यार तुर्की की, तो तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। लीरा क्या है? तुर्की की मुद्रा। यदि यार बात करें दक्षिण कोरिया की जो पूछी जाती है, तो वान। वान दक्षिण कोरिया की मुद्रा। यदि यार बात करूं मैं मकाऊ, मकाऊ के मुद्रा क्या है? तो पटाका। पटाका क्या है? मुद्रा है मकाऊ की। यदि यार बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की है नैरो। नैरो या नैरा दोनों लिखा मिल जाता है। क्या है? नैरो या नैरा। यदि यार बात करें मॉरिशस, तो मॉरिशस की क्या है? रुपया। मॉरिशस की मुद्रा क्या है? रुपया है। जो ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती हैं जो मुद्रा, वो सारी मैंने मुद्राएं आप लोगों को बता दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर? गार्डन कहाँ पर है? मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर में वृंदावन गार्डन। यदि यार बात करें और उपनामों की, मतलब और कौन कौन से, तो जैसे मैं बात करूं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। यदि यार बात करूं अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो औरंगाबाद में, जो पूछी जाती हैं। और यदि यार बात करूं मैं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो वो भी औरंगाबाद में। एलोरा की और अजंता की दोनों गुफाएं कहाँ पर हैं? औरंगाबाद में। या और एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। यदि यार बात करें हम शालीमार बाग, शालीमार बाग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। यदि यार बात करें शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा।
यदि यार बात करें फतेहपुर सिकरी कहाँ है, तो फतेहपुर सिकरी कहाँ है, आगरा में, आगरा उत्तर प्रदेश में है। यदि यार बात करें हिलती मीनारे कहाँ है, तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में हिलती इमारत। यदि यार बात करें हौज खास कहाँ है, तो हौज खास है दिल्ली में, दिल्ली में है हौज खास। ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है याचिंग के खेल में। किस खेल में, याचिंग के खेल में दी जाती है वेलिंगटन ट्रॉफी। यदि यार और ट्रॉफी की बात करें तो आप गौर से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, बाकर कप, याद रखिए, बाकर कप किस खेल में दिया जाता है, गोल्फ में। सर्किट कप किस में दिया जाता है, गोल्फ में। राइडर कप किस में दिया जाता है, गोल्फ में। यदि यार बात करें हम डन हिल कप की, डन हिल कप किस में दिया जाता है, गोल्फ में। आप याद रखेंगे, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डन हिल कप किस खेल में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं गोल्फ में, गोल्फ में दिए जाते हैं ये चारों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं और क्या है। यदि यार मैं बात करूँ एजार कप, या इसके बाद पृथ्वी पाल सिंह कप और राधा मोहन कप, ये किस में दिए जाते हैं, पोलो में। याद रखेंगे आप कौन कौन से, एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप और राधा मोहन कप किस में दिए जाते हैं, पोलो में दिए जाते हैं। या और बात करें यदि अगर नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप किस खेल में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं बैडमिंटन में। कौन कौन से, नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप। यदि यार मैं बात करूं होलकर ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी किस में दी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ब्रिज में। किस में दी जाती है, ब्रिज में दी जाती है होलकर ट्रॉफी। यदि यार बात करें और रणजी ट्रॉफी किस में दी जाती है, रणजी, ईरानी और दिलीप, तो रणजी, ईरानी, दिलीप ये दी जाती है क्रिकेट में। किस में दी जाती है, क्रिकेट में दी जाती है। और बात करें यदि अगर कि डूरंड कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, ये बहुत पूछी जाती हैं तीनों। कौन कौन सी, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, फुटबॉल में। किस में, फुटबॉल में दी जाती है। और बात करें यदि अगर बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप और नेहरू ट्रॉफी, ये किस में दी जाती हैं, हॉकी में। कौन कौन सी, याद रखेंगे आप जो पूछी जाती हैं, बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप और नेहरू ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होती है, योग्यता कितनी होती है राष्ट्रपति के लिए, 35 वर्ष, 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम हो। अब राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 52 अनुच्छेद में कहा गया है भारत के एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो 58 में, राष्ट्रपति की योग्यता 58 में। यदि यार बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है, तो 54 में, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और यदि यार बात करें हम कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। यदि यार बात करें कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का, जल थल वायु, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यदि यार बात करें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया गया है। और महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है, संविधान के 61 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 16 है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है चोल काल का। किसका, चोल काल का उदाहरण है, चोल कला का उदाहरण है। अब यदि यार बात करें और इससे संबंधित क्वेश्चन की, तो ये जो वो था चोल साम्राज्य था, तो चोल वंश था, तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, विजयालय, विजयालय इसके संस्थापक थे। इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी तंजौर या तंजावुर, क्या तंजौर या तंजावुर जिसे कहा जाता था। अब बात करें यदि यार चोलों की, तो चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, तो इनका स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था आदित्य प्रथम ने। किसने, आदित्य प्रथम ने इनका स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था चोलों का। यदि यार बात करें कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था राजेंद्र थर्ड। कौन था, राजेंद्र थर्ड अंतिम शासक था चोल वंश का। यदि यार बात करें कि गजनी का जो सुल्तान महमूद था, महमूद गजनी था, तो वो किसके समकालीन था, तो वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। किसके, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था महमूद गजनवी।
अगला कोई और देख लेते हैं कि यह जो चोल काल में भूमि कर था तो वो कितना लिया जाता था। तो भूमि कर उपज का 1/3 लिया जाता था। कितना? भूमि कर 1/3 लिया जाता था। चोल काल में कितना? 1/3 लिया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी शासक था अफगानिस्तान का। कहाँ का? अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं मोहम्मद गौरी से। तो तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गौरी ने की। सबसे पहली बात, तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी ने की। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण किसके ऊपर किया? भारत में। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? मुल्तान पर आक्रमण किया। और कब किया? 1175 में। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम। इसके बाद में बात करें जो मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1191। किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था। इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। अब यदि यार बात करें कि तराइन के द्वितीय युद्ध की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में, और जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान को क्या है कि मोहम्मद गौरी यहीं पर मार देता है। पर लेकिन कुछ विद्वान ये बताते हैं कि मोहम्मद गौरी उसे मारता नहीं, उसे यहाँ से लेके जाता है, अफगानिस्तान ले जाता है। पर लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने यहीं पर युद्ध करते हुए मार दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि यह देखें कि मोहम्मद गौरी ने और क्या किया, तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा। चंदावर का युद्ध कब लड़ा? 1194 में लड़ा चंदावर का युद्ध, जिसमें क्या किया? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया? जयचंद को पराजित कर दिया। अब मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण यदि यार बात करें कि अंतिम आक्रमण कब था भारत के खिलाफ, तो अंतिम आक्रमण था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। कब था? कहाँ था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध किया था मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम आक्रमण। यदि यार बात करें मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया था भारत में, तो सैनिक मुख्यालय स्थापित किया था भारत में मोहम्मद गौरी ने इंद्रप्रस्थ पर। कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ पर स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिए कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या दिए? सदाशिव की कूटनीतिक गलतियां, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत ही अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी। ये गलत है, ये गलत है। चौथा नंबर, ये तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। सदाशिव की कूटनीतियां गलतियां और अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापतित्व था, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू थे। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये कारण थे। और इसके बाद मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी, ये गद्दारी नहीं हुई थी, बल्कि क्या हुआ था कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था। क्या किया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से, वही संबंध लोधी वंश का है। तो लोधी वंश का किससे हो जाएगा? इब्राहिम लोधी से हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इब्राहिम लोधी से, क्योंकि मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, और इसका लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अंतिम एवं तीसरा शासक था ये। अब तीन ही शासक हुए लोधी वंश में, तो तीसरा शासक एवं अंतिम शासक था। और जो इब्राहिम लोधी ने क्या किया था कि 1517 से लेके 1526 तक शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर। कब? 1517 में ये बना और 1526 में इसे मार दिया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसे मार दिया गया, बाबर ने इसे मार दिया। 1526 में बाबर ने इसे पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मार दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और लोधी वंश की स्थापना की बात करें कि लोधी वंश की स्थापना किसने की, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी 19 अप्रैल
1451 को, 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिए, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं, तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी कौन है, हिंदुस्तानी गायक हैं, ये हिंदुस्तानी गायक हैं। और देख लेते हैं जो इससे गायक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना चिना मौला शेख, ये क्या है, तो चिना मौला शेख ये कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ हैं। याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चिना मौला शेख कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ हैं। यदि यार बात करें गंधर्व कुमार, तो ये हिंदुस्तान शैली के शास्त्रीय गायक हैं। क्यों, यदि यार बात करें किनकी, गंधर्व कुमार की, तो ये हिंदुस्तान शैली के शास्त्रीय गायक हैं। यदि यार बात करें और कि परवीन सुल्तान, तो परवीन सुल्तान की बात करें तो ये कौन थी, ये हिंदुस्तानी शैली की गायिका थी, ये हिंदुस्तानी शैली की गायिका थी परवीन सुल्तान। याद रखिए आप, परवीन सुल्तान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कहाँ है, तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कहाँ पर है, तो इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक है भारत में, इंडिया गेट। यदि यार बात करें इंडिया गेट की, तो यह प्रथम विश्व युद्ध में मरे हुए अज्ञात सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। कब, प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक मरे थे, अज्ञात सैनिक थे, तो उनके याद में बनाया गया था इंडिया गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिए कि पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं, तो पंडित किशन महाराज के बारे में पूछा है, पंडित किशन महाराज। तो पंडित किशन महाराज क्या बजाते हैं, तो पंडित किशन महाराज बजाते हैं क्या, तबला, तबला बजाते हैं पंडित किशन महाराज। यदि यार और बात करें जो भी वाद्य यंत्रों से संबंधित हैं, तो वाद्य यंत्रों से संबंधित है जो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सुनते रहिए, आराम के साथ में सुनिए। कौन कौन से, पंडित रविशंकर, बंदे हसन, साजिद परवेज, विलायत खां, ये चारों क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। क्या, कौन कौन से सितार बजाते हैं, याद रखिए, पंडित रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज और विलायत खां, ये क्या बजाते हैं, हमारा सितार बजाते हैं। यदि यार बात करें और कि अहमद अली खां और हाफिज खां, दोनों याद रखना सरोद बजाते हैं। सरोद कौन बजाते हैं, जो पूछे जाते हैं पेपरों में बहुत ज़्यादा, अहमद अली खां और हाफिज खां। यदि यार मैं बात करूँ बांसुरी वादकों की, तो बांसुरी वादक कौन कौन है जो पूछे जाते हैं, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। याद रखिए, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि यार बात करें शहनाई की, शहनाई कौन बजाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। यदि यार बात करें तबला की, तो तबला की पंडित किशन महाराज, तो इसने पूछ ही लिया कि तबला बजाते हैं। और कौन से पूछे जाते हैं, तो जाकिर हुसैन भी तबला बजाते हैं, और लतीफ़ खां भी तबला बजाते हैं, जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मदुरै राजधानी थी, तो मदुरै राजधानी किसकी थी, तो मदुरै राजधानी थी, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। अब यदि यार बात करें और कि चोलों की राजधानी क्या थी, तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर या तंजावुर, जो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। यदि यार बात करें कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। बात करें राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी, तो मान्यखेट पल्लव राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन थी, मान्यखेट थी। यदि यार और बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, तो हर्यक वंश की राजधानी थी राजगिरा हर्यक वंश की राजधानी थी। बात करें यदि यार नंद वंश की, तो नंद वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र नंद वंश की राजधानी थी। यदि यार और बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। यदि यार बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। याद रखिए, प्रतिष्ठान सातवाहन शासकों की राजधानी थी। और बात करें यदि यार परमार वंश की, तो परमार वंश की राजधानी क्या थी, धारानगरी परमार वंश की राजधानी थी। यदि यार बात करें होयसल वंश की, तो होयसल वंश की राजधानी क्या थी, द्वार
द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। यदि यार बात करें चौहान वंश की राजधानी, तो अजमेर चौहान वंश की राजधानी थी। अजमेर चौहान वंश की राजधानी थी। यदि यार बात करें वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर कन्नौज, थानेश्वर कन्नौज क्या थी, वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। तो किसे नहीं जानते थे सिंधु घाटी के लोग, तो लोहा को नहीं जानते थे। लोहा धातु को सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। अब सिंधु घाटी की बात आई तो सिंधु घाटी के बारे में देख लेते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो याद रखिए राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और बात करें यदि यार सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। इसे किस युग में रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसे कांस्य युग में रखा जाता है। किसमें, कांस्य युग में रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। यदि यार बात करें कि लोथल की, जो यहाँ का बंदरगाह था, तो लोथल क्या था, यहाँ का बंदरगाह था। और ये भी याद रखिए कि लोथल से क्या हुआ कि 2 जलपोत प्राप्त हुए। 2 जलपोत प्राप्त हुए। कितने, 2 जलपोत प्राप्त हुए लोथल से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र एक इकलौता बंदरगाह था। यदि यार बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान काल क्या है, तो सर्वमान काल क्या माना जाता है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी, तो गेहूं एवं जौ। गेहूं एवं जौ थी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें। यदि यार बात करें यहाँ पे जीविका का साधन क्या था, तो याद रखिए पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि 2 चीज थी यहाँ की जीविका का मुख्य स्रोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिए, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में थी, तो किसके हाथ में थी, टोडरमल के। टोडरमल के हाथ में थी अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली। अब बात करते हैं, ये अकबर के बारे में आए तो अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर से क्वेश्चन आए तो अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर को 1542 को हुआ अकबर का जन्म। और इसको जन्म किसने दिया, तो हमीदा बानो बेगम ने। किसने, हमीदा बानो बेगम ने इसे जन्म दिया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को। अब यदि यार बात करें कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल। क्या था, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, अकबर राजा कब बना, तो 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। और अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, उन कार्यों को देख लेते हैं। तो अकबर ने क्या किया, दास प्रथा का अंत किया। सर्वप्रथम दास प्रथा का अंत कब किया इन्होंने, 1562 में दास प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया। यदि और इन्होंने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। और वो कब समाप्त कर दिया तीर्थ यात्रा कर, तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। यदि यार बात करें और कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। कब कराया, 1571 में। और अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की, कब की, तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की अकबर ने। यदि यार बात करें और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की स्थापना की अकबर ने, कब, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की अकबर ने। इलाही सम्मत की शुरुआत भी अकबर ने कराई। तो कब कराई इलाही सम्मत की शुरुआत, तो 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत भी अकबर ने कराई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। किसे, पुरंदर दास को। अब बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या, यक्षगान। पूछा जाता है बहुत ज्यादा, यक्षगान क्या, कर्नाटक का लोक नृत्य है। यदि यार बात करें कि इसका उद्घाटन मतलब जो यक्षगान है, तो यक्षगान का जो उद्गम हुआ, तो उद्गम कैसे हुआ था, तो इनका उद्गम हुआ था भगवान अट्टादेव से। किससे,
अट्टा से, भगवान अट्टा से इसका उद्गम हुआ था। यदि यार बात करें यह नृत्य मतलब कि किस वजह से गाया जाता है, तो यह नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए गाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। यक्षगान नृत्य की जो समानता है तो वो किस नृत्य से मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो जो यक्षगान नृत्य की वो समानता है वो मिलती है तो किससे, कथकली से। किससे मिलती है, कथकली से मिलती है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिए, अलेक्जेंडर ने भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हो गई। तो कहाँ पर मृत्यु हुई थी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर मतलब जानते हैं आप, अलेक्जेंडर का मतलब क्या, सिकंदर। सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर कहा जाता था उसे। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। अब सिकंदर से संबंधित क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिकंदर से संबंधित। तो सिकंदर, सबसे पहली बात, सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अब यदि मैं बात करूं कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। कौन थे, अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे। अब मैं यदि बात करूं कि प्लेटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात थे। ये सारे पूछे जाते हैं, तभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यदि मैं बात करूं सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। ये चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि अब मैं बात करूं कि सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर। कौन था, सेलुकस निकेटर था सेनापति। यदि मैं बात करूं कि सिकंदर जो है, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ, तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की 326 में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, नहीं 326 में, तो 323 में। 323 में क्या हुई, मृत्यु हुई थी। कब, 33 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। यदि बात करूं मैं सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो सिकंदर के पिता कौन थे, फिलिप। फिलिप क्या थे, सिकंदर के पिताजी का नाम था फिलिप। यदि मैं बात करूं कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान का शुरुआत कब की, कि भारत को जीतने की शुरुआत कब की, तो इन्होंने शुरुआत की थी सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में। कब, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन सा था, प्रिय घोड़ा था बहुकेफला। पूछा जाता है पेपर में, याद रखिए, बहुकेफला। कौन था, बहुकेफला था सिकंदर का प्रिय घोड़ा। इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर बसाया था सिकंदर ने। बहुकेफला घोड़े के नाम पर झेलम नदी के किनारे बहुकेफला नगर बसाया था सिकंदर ने। अब यदि मैं बात करूं कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति कौन था, निर्याकस। निर्याकस कौन था, जल सेनापति था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है शाहजहां को। किसे कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। अब यदि बात आई शाहजहां की, तो शाहजहां के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं कितने बनते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। याद रखिए, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म कब हुआ, तो 5 जनवरी 1592। 5 जनवरी 1592 को जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। याद रखिए, जगत गोसाई नाम था। और जो उदय सिंह की पुत्री थी, उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। उनसे जन्म हुआ शाहजहां का। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। यदि आप बात करें कि तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ, तो ये युद्ध प्रारंभ हो गया था उनके बीच में 1657 को। 1657 में युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें क्या हुआ कि 1658 में क्या किया कि औरंगजेब ने बंदी बना लिया, शाहजहां को बंदी बना लिया 1658 में। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। बंदी बने बने वो उनकी 1666 में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार के बजाया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार के बजाया जाता है, तो ट्रम्पेट।
ट्रम्पेट ये बिना तार के बजाया जाता है। गिटार में तार लगता है, सितार में भी तार लगता है, वायलिन में भी तार का प्रयोग होता है, तार का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। अब यदि मैं बात करूं कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके काल में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आप याद रखिए, ये पूछा जाता है किसके शासन काल में हुआ गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास? तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। अब यदि मैं बात करूं कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुई, तो चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी कनिष्क के शासन काल में हुई थी। यदि बात करेंगे कहाँ पर हुई थी, तो कुंडल वन में हुई थी। याद रखिए, कुंडल वन में हुई थी। और यदि बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो ये वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। और यदि बात करें कि कनिष्क का राज कवि कौन था, तो कनिष्क का राज कवि था, पूछा जाता है, अश्वघोष। कौन था कनिष्क का राज कवि? अश्वघोष था। यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के दिए सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो सालार जंग संग्रहालय है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी है, तो कौन चीज कहाँ पर है? तो यदि बात करें जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर कहाँ पर है? तो जंतर मंतर है जयपुर में। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सॉरी। यदि बात करें कि ये से जंतर मंतर को बनवाया किसने, तो सवाई जयसिंह ने। किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया इसे 1724 में। 1724 में सवाई जयसिंह ने बनवाया था जंतर मंतर को, जयपुर में है, राजस्थान में। यदि बात करूं मैं हौज खास, हौज खास किसने बनवाया? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण कराया। हौज खास कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1305 में कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यदि बात करें और कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव कहाँ पर है? तो ये है खजुराहो में। कंदरिया महादेव है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने कराया कंदरिया महादेव का? तो चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया इसका 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में चंदेल शासकों ने, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था कंदरिया महादेव का। यदि बात करें दीवाने खास, दीवाने खास कहाँ पर है? आगरा में। आगरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इस दीवाने खास का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने निर्माण करवाया था 1637 ईस्वी में। 1637 ईस्वी में शाहजहां ने निर्माण कराया था दीवाने खास का, जो आगरा में बना हुआ है। और ये आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो ये है हमारा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य स्त्री एवं पुरुष दोनों का नृत्य है। और यदि अगर बात करें और नृत्यों की, तो आप याद रखना फाग पूछा जाता है। फाग, फाग किसका नृत्य है? तो ये हरियाणा का महिलाओं का नृत्य है। हरियाणा की महिलाओं का नृत्य है फाग। यदि बात करें कजरी, कजरी कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश में कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य। कौन सा? कजरी उत्तर प्रदेश में कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। यदि बात करें हम गिद्धा की, गिद्धा की, तो गिद्धा कहाँ का? पंजाब का महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गिद्धा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यदि हम बात करें हिकात की, यदि बात करें हिकात की, तो हिकात क्या है? जम्मू कश्मीर में कुंवारियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। ये हिकात, हिकात जम्मू कश्मीर में कुंवारियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। यदि बात करें जट जाटन की, जट जाटन, तो जट जाटन क्या है? ये बिहार में वर्षा ऋतु में नृत्य किया जाता है। कौन? जट जाटन बिहार में वर्षा ऋतु में किया जाने वाला नृत्य है। यदि बात करें कोल्लम, कोल्लम की बात करें, तो कोल्लम तमिलनाडु का छड़ी नृत्य है। कौन? तमिलनाडु का ये छड़ी नृत्य है, याद रखिए कोल्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किस में हुआ था? तो हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म किस में हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है इसमें, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कनिष्क के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि इस संगीति में लगभग
500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, 500 भिक्षुओं ने लगभग भाग लिया था। और चौथी बौद्ध संगीति के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये कहाँ हुई थी और कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। ये तो मैंने कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। कुंडलवन में हुई, अध्यक्षता किसने की, वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये सारे चीज पता है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिए, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। तो किस महल का निर्माण करवाया, पंच महल का निर्माण करवाया था अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अब ये पंच महल के बारे में देख लेते हैं। पंच महल को हवा महल कहा जाता है। क्या, पंच महल को हवा महल कहा जाता है। पंच महल जो है तो ये 5 मंजिलों वाली एक आयताकार महल का आकार ऊपर की ओर छोटा होता गया है। ये ऐसा बना हुआ है कि 5 मतलब आयताकार महलों का आकार क्या है, ऊपर छोटा होता चला गया। अब मुगल कालीन वास्तुकला के क्षेत्र में अकबर का जो युग था, तो अकबर का युग को क्या कहा गया था, प्रयोगों का युग कहा गया था। अकबर का युग प्रयोगों का युग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिए, निम्न भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। तो किन के बने हुए हैं, किन में ये बने हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुप्त सिक्कों में। गुप्त काल के सिक्कों में क्या है कि वो मानव के शरीर और उनके नाम अंकित है। अब यदि यार बात करें गुप्तकालीन सिक्कों की, तो ये पूर्ण रूप से ये क्या है कि इसमें भारतीय भाषा का प्रयोग हुआ। गुप्तकालीन सिक्कों में क्या हुआ, भारतीय भाषा का प्रयोग हुआ है। यदि यार बात करें और गुप्तकालीन सिक्कों पर भारतीय प्रतीकों एवं देवी देवताओं एवं पशु पक्षियों का चित्र, सब कुछ ये भारतीय पूर्णतः भारतीयों का मतलब चित्र अंकित किए गए हैं इसमें। और गुप्तकालीन सिक्के जो थे वो पूर्णतः भारतीय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन संघ की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। यदि यार बात करें कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जब गांधी जी ने की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। कौन, घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष थे। और गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 2 बार त्याग पत्र दिया। कब कब, याद रखिए सॉरी, कब दिया, 1925 में और 1930 में 2 बार इन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस की अध्यक्षता से। यदि यार बात करें गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक नारा दिया था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिए, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। और किसने कहा था सबसे पहले महात्मा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कह के बुलाया था। यदि यार बात करें महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और बात कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा, तो हिटलर ने। जर्मनी के चांसलर हिटलर ने सर्वप्रथम कहा था क्या, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। यदि यार बात करें वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने सर्वप्रथम कहा, तो बारदौली की महिलाओं ने सर्वप्रथम सरदार कह के बुलाया था। सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। यदि यार बात करें कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में लाया गया। तो किस वर्ष में लाया गया था, ये 1854 में लाया गया। कब लाया गया, 1854 में लाया गया। चार्ल्स वुड भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। कौन, चार्ल्स वुड जो था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था भारत में। तो और क्या
ये जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र था, तो ये इसमें कितने अनुच्छेद थे? वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद से ये पूछा जाता है, तो ये कितने थे? 100 अनुच्छेद थे, याद रखना आप। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? किस वर्ष बना दिया था अलग प्रांत? इन्होंने बना दिया 1912 को। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या हुआ था कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जो शाही दरबार आयोजित हुआ, तो उस दरबार में क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को मिला करके एक बिहार प्रांत बनाया गया। बिहार प्रांत की स्थापना कर दी जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने 1911 में स्थापना घोषणा कर दी। इसके बाद में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को इसे विधिवत प्रांत, बिहार का एक प्रांत बना दिया गया था और इसकी राजधानी पटना बनाई गई। और बात करें यदि अगर अब कि 1936 में क्या हुआ कि 1936 में जाके बिहार से बंगाल और उड़ीसा को पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कब? 1936 में बंगाल और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और वर्तमान में बिहार में क्या है? 9 प्रमंडल हैं, याद रखना अब, और 38 जिले हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हैं? तो कौन गांधी जी से जुड़े हुए निम्नलिखित में से? तो ये जुड़ी थी सरोजनी नायडू। कौन जुड़ी थी? सरोजनी नायडू गांधी जी से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं नमक सत्याग्रह की। तो नमक सत्याग्रह शुरू कब किया गया? तो ये शुरू किया गया 12 मार्च, याद रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। इसमें क्या किया इन्होंने कि नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ से साबरमती से लेकर डांडी तक पैदल गए, पैदल यात्रा की इन्होंने। इनके साथ में कितने लोग थे पूछा जाता है, तो 79 लोग थे। 79 लोग महात्मा गांधी के साथ में थे। इन्होंने कितनी दूरी तय की? तो इन्होंने दूरी की थी 322 किलोमीटर। 322 किलोमीटर दूरी तय की। और इन्हें पहुंचने में, ये कब पहुंचे? तो ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पे पहुंचे और चले कब थे? 12 मार्च को चले थे। 12 मार्च को चले और 6 अप्रैल को पहुंचे। लगभग 24 दिन का इन्हें समय लगा था। अब यदि अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41 के दिए, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन की उद्घोषणा की। तो कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर की? सिंगापुर में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? याद रखना, पूछा जाता है। तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कब की? तो 1941 में की थी कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अब यदि बात करें कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की 1943 में, याद रखिए 1943 में की। अब यदि बात करें सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को कटक में। 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। आप इसे याद रखिए। और इसके बाद में यदि बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कब मृत्यु हुई थी? जब ये जा रहे थे कहाँ? टोक्यो जा रहे थे, और टोक्यो जाते समय इनकी फार्मूसा द्वीप पर मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया? तो सबसे पहले कलकत्ता में गाया गया था। कोलकाता में गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान। अब तो इसके बारे में और देख लेते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। तो राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? तो राष्ट्रीय गान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान की रचना की। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना की रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यदि बात करें कि इसे कब स्वीकारा गया? संविधान द्वारा। संविधान द्वारा इसे 24 जनवरी संविधान सभा द्वारा, तो 24 जनवरी ये 1950 को स्वीकारा गया। 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। यदि बात करें राष्ट्रगान के गायन की,
समयावधि कितनी है, कितना समयावधि है, तो 52 सेकेंड, 52 सेकेंड इसकी समयावधि होती है। यदि यार बात करेंगे इसे संक्षिप्त में गाया जाता है तो कितने सेकेंड समयावधि होती है, संक्षिप्त गायन की होती है 20 सेकेंड। कितनी होती है, 20 सेकेंड होती है संक्षिप्त गायन की, जिसमें जिसमें क्या होता है कि 2 लाइन ऊपर की और 2 लाइन नीचे की गाई जाती हैं। और यदि यार बात करें कि जब इसे कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है। तो पंडित बिशन नारायण दत्त, पंडित बिशन नारायण दत्त उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या हुआ, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया, तो ये क्या थे, मौलिक अधिकार जो थे मूल संविधान का हिस्सा थे। ये लिखा है कि चौथे संविधान संशोधन में, ये सब नहीं, ये तो मूल संविधान का ही हिस्सा थे मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आया है। तो मौलिक अधिकार विचारों का सूत्रपात क्या हुआ था, सर्वप्रथम 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था। कब, 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था। यदि यार बात करें कि प्रारंभ में भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 को एक मौलिक अधिकार हमारा हटा दिया गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया और इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे संविधान के 300 का का में 300 का का में रख दिया गया एक कानूनी अधिकार के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अब देखना, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्त करता है और राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिए, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है, तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता कैसी होती है, तो ये अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है। सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु सभी राज्यों की सरकार का स्वरूप एक समान नहीं होता है, पर लेकिन सभी राज्यों की सरकार का स्वरूप एक समान नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, तो कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, तो ये कौन सा है, हमारा मौलिक अधिकार। कौन सा, मौलिक अधिकार है। यदि अगर और बात कर लेते हैं कि कौन चीज़ कहाँ से ली गई है, तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, हमारे यूएसए से लिए गए। यदि यार हम बात करें और कि हमारे न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिए गए, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बात करें संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है, तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। यदि यार बात करें वो उसका राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर ली गई, कहाँ से ली गई, तो ये भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति कहाँ के पद को कहाँ से लिया गया है, तो ये भी यूएसए से ही लिया गया। यदि यार बात करें हमारे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि या वित्तीय घोषणा, ये सब कहाँ से लिया गया, हमारे यूएसए से लिए गए हमारे संविधान में। यदि यार हम बात करें कि संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, ये दोनों चीज ली गई हमारी ब्रिटेन से लिए गए हैं हम। कौन कौन से, संसदात्मक प्रणाली एवं एकल नागरिकता। यदि बात करें कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और पूछा जाता है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि यार बात करें आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो आपातकाल लिया गया है जर्मनी से, जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध। यदि यार बात करें और कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यदि यार बात करें यदि अगर उसकी मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य मैं पिछले
क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हमारे रूस से। यदि यार बात करें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई हमारी जापान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिए, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब अगला, यदि यार इससे संबंधित क्वेश्चन की बात करें कि इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को। यदि यार बात करें एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। यदि यार बात करें कि भारत का डेट्राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, वो बोल रहा हूँ कि कौन कौन से और क्या पूछा जाता है। भारत का डेट्राइट पूछा जाता है, तो भारत का डेट्राइट क्या है? पीतमपुरम। पीतमपुरम कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यदि यार बात करें त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै को। मदुरै को कहा जाता है त्योहारों का नगर। मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। आज याद रखना, मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। यदि यार बात करें क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है, पूछा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है। यदि यार बात करें पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को, और जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिए, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हमारे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अब याद बात करें यदि यार अपने पड़ोसी देशियों से कौन से राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं, तो चीन से कौन कौन से राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं? तो आप याद रखना, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं। अब यदि यार बात करूं मैं म्यांमार की सीमा से, तो म्यांमार की सीमा से 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप याद रखेंगे, म्यांमार से 4 राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यदि यार बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से 5 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। 5 राज्य लगे हैं बांग्लादेश से। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। अब बात करें यदि यार पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से कितने राज्य लगे हुए हैं? पाकिस्तान से लगे हैं 4 राज्य। कौन कौन से? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्य लगे हुए पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 के दिए, भारत में झूम कृषि जुड़ी है। तो भारत में झूम कृषि कहाँ से जुड़ी है? तो ये जुड़ी होती है पहाड़ी लोगों से। कौन से? पहाड़ी लोगों से जुड़ी हुई है। पहाड़ी लोगों से जुड़ी हुई है और जनजाति आदिवासी लोगों से। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, इसका यदि यार हम देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। पर लेकिन पहाड़ी लोगों से तो जुड़ी होती है, पर लेकिन मुख्यतः ये जनजाति लोग करते हैं, तो इसका जनजाति लोग सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जनजाति लोगों से जुड़ी हुई है। तो अब यदि यार बात करें झूम की खेती के बारे में, तो झूम की खेती आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए वनों को साफ किया जाता है और 2-3 साल खेती करने के बाद में क्या किया जाता है कि वहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाके वनों को साफ करते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है झूम की कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या दिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारे पेराम्बुर में। कहाँ पर? पेराम्बुर में स्थित है। यदि यार बात करें और जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जाते हैं, कौन कौन से, कि चित्तरंजन दास लोकोमोटिव कहाँ पर है? तो ये चित्तरंजन में है। कहाँ पर है? चित्तरंजन में है। यदि यार बात करें रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो रेल कोच फैक्ट्री हमारे कपूरथला में है। कपूरथला कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री है। यदि यार बात करें कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये बंगलौर में है। बंगलौर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यदि यार बात करें जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, जेसप एवं कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? ये कोलकाता में। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और
पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।